The soil is the process of increasing the unit weight of soil by forcing the soil solid into the dense state by रिमूवल ऑफ ईयरवर्ड्स। यानी कोई भी सॉइल है उसको अपन क्या कर रहे हैं, कंप्रेस करने, कैसे कॉम्पैक्ट करने हैं, इसके ऊपर कोई अपन ऊपर से लोड लगा रहे हैं, ठीक है। उस लोड की वजह से उसके जो ईयरवर्ड्स हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं, एक्सपेल कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, उसके अंदर जो ईयरवर्ड्स हैं उसको अपन क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, कॉम्पैक्शन लीड टू इंक्रीज द शेयरिंग स्ट्रेंथ। इससे क्या होगा, सॉइल की शेयरिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के आएंगे, पास पास आएंगे, क्योंकि ईयरबड्स इसको कम हो जाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, सॉइल की जो बियरिंग स्ट्रेंथ है वो सफिशिएंट हो जाएगी एंड हो जाएगी। तो कम परमिलिटी और कंपेसिटी रिड्यूस होगी, इसकी वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो सेटलमेंट है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। और जब भी अपन इसकी बात करेंगे कॉम्पैक्शन की, तो इट इज मेजर्ड क्वांटिटेटिवली इन टर्म्स ऑफ ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल। यानी अल्टीमेटली अपन क्या करेंगे, ड्राई यूनिट वेट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। और कॉम्पैक्शन क्या है भाई, एक फिजिकल मीन होता है, फिर ये मैकेनिकली मेथड होता है जिससे अपन कॉम्पैक्ट करते हैं कोई भी सॉइल। जैसे अपन देखा होगा रोडर्स अपन चलाते हैं रोड्स के ऊपर, ठीक है, रेमर्स अपन चलाते हैं। तो कॉम्पैक्शन के अंदर अपन को तो क्या क्या याद रखना है, जो सॉइल होती है वो हमेशा क्या होती है, पार्शियली सैचुरेटेड होती है। कैसी होती है भाई, पार्शियली सैचुरेटेड। अभी अपन ने जो 3 फेज डायग्राम पढ़ा था उसके अंदर अपन क्या पढ़ा था भाई, सॉइल है उसके अंदर 3 फेज होते हैं, एक एयर होता है, एक वाटर होता है और एक सॉलिड होता है। जब भी अपन कॉम्पैक्शन की बात करेंगे तो सॉइल कैसी रहेगी, अपनी पार्शियल रहेगी, उसके अंदर एयर वर्ड्स होंगे ही होंगे, ठीक है, तभी अपन इसकी बात करेंगे। दूसरा जो अपन इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, कॉम्पैक्शन क्या है, एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी कि तुरंत, ठीक है, इमीडिएट प्रोसेस है। जैसे अपने लोड लगाया उसके अंदर कॉम्पैक्शन हो जाएगा, ठीक है। मेनली जो कॉम्पैक्शन है वो किसकी वजह से होता है, किस तरह की लोडिंग की वजह से होता है, इम्पैक्ट लोडिंग की वजह से, यानी सडन लोडिंग अपन उसके ऊपर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि लोडिंग को अपन एक साथ इसके ऊपर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग और अपन को क्या इंपॉर्टेंट है, जब भी अपन कॉम्पैक्शन की बात करेंगे इसके अंदर जो डेंसिफिकेशन सॉइल का है, यानी सॉइल का क्या हो रहा है, डेंसिफिकेशन तो हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू रिडक्शन ऑफ ईयर वर्ड्स। इसके अंदर जो ईयर वर्ड्स हैं उनके रिडक्शन की वजह से इसके अंदर क्या होगा, कॉम्पैक्शन होगा। वहीं इसके एक सिमिलर एक टर्म और होती है कंसोलिडेशन, ठीक है। कंसोलिडेशन के बारे में इसका कंपैरिजन अपन कर लेते हैं। जो कंसोलिडेशन के अंदर क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो क्या होती है, टाइम डिपेंडेंट होती है। यानी मान लीजिए अपन कोई एक लोड है, एक स्टैटिक लोड को लगा के कहीं सॉइल के ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है, उसकी वजह से धीरे धीरे उसके अंदर क्या हो रहा है, वॉल्यूम का रिडक्शन हो रहा है, फिर डेंसिफिकेशन होता है, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, अपनी कंसोलिडेशन कहलाती है। तो इन दोनों वर्डों को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले कॉम्पैक्शन क्या होता है। कॉम्पैक्शन क्या है, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, यानी कि तुरंत लोड लगाए कॉम्पैक्ट हो जाएगा, जबकि कंसोलिडेशन के अंदर टाइम लगता है, वो धीरे धीरे कॉम्पैक्ट मतलब जो सॉइल है वो डेंस होती रहती है। कॉम्पैक्शन के अंदर अगर हम बात करेंगे तो सॉइल हमेशा क्या रहेगी, अनसैचुरेटेड रहेगी या फिर पार्शियली सैचुरेटेड रहेगी, यानी उसके अंतर्गत एयर वर्ड्स प्रेजेंस रहेंगे हमेशा, यदि अपन कॉम्पैक्शन की बात कर रहे हैं। और जब भी मैं कंसोलिडेशन की बात करूँ तो कंसोलिडेशन को डिफाइन किस लिए किया हुआ है, सैचुरेटेड सॉइल के लिए किया हुआ है, यानी उसके अंतर्गत ईयर वर्ड्स नहीं होते। अपन मान के चलते हैं कॉम्पैक्शन के अंदर की सारी ईयर जो वर्ड्स हैं वो रिमूव हो गए। जो जब भी अपन कंसिडर करेंगे कंसोलिडेशन, तो कंसोलिडेशन के अंदर क्या होगा, सॉइल कंप्लीटली क्या रहेगी, सैचुरेटेड रहेगी। थर्ड पॉइंट पर बात करते हैं, जो कॉम्पैक्शन के अंदर जो डेंसिफिकेशन हो रहा है, यानी कि सॉइल के जो ईयर वर्ड्स के रिमूवल की वजह से हो रहा है, ठीक है। यानी कि ईयर वर्ड्स हैं, जो भी सॉइल सैंपल है उसके अंदर से वो रिमूव हो रहा है, डेंसिफिकेशन ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वर्ड्स एट ए गिवन वाटर कंटेंट। एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के ऊपर ही अपन क्या कर रहे हैं, उसको रिमूव कर रहे हैं। जबकि अपन बात करते हैं कंसोलिडेशन के अंतर्गत, तो कंसोलिडेशन के अंतर्गत जो वॉल्यूम का रिडक्शन होता है वो क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ पोर वाटर प्रेशर, यानी उसके अंदर जो वाटर है वो क्या करेगा, बाहर जाएगा, ठीक, वाटर कम होगा, उस वजह से क्या होगा, उसका डेंसिफिकेशन होगा, ठीक है। तो कॉम्पैक्शन टेक्निक्स आर यूज इन कॉम्पैक्शन, जबकि कंसोलिडेशन के अंदर क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर स्टैटिक लोड को उसके ऊपर प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अपन कॉम्पैक्शन पे अपन फोकस करेंगे मेन। देखो अभी अपन ये 3 फेज डायग्राम पढ़ा, कॉम्पैक्शन के अंदर क्या होगा, एयर होगा, वाटर होगा और सॉलिड होगा। ये जो बिफोर कॉम्पैक्शन वाली स्टेज होगी, जैसे ही मैंने सॉइल को कॉम्पैक्ट किया तो इसके अंदर क्या हो गया, ओनली एयर वर्ड से वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। यानी कि जो वॉल्यूम के अंदर जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, ईयर वर्ड्स के रिमूवल की वजह से इसके अंतर्गत चेंज आया है। उसके बाद में बात करता हूँ कंसोलिडेशन के अंतर्गत, ठीक है। तो कंसोलिडेशन अपन पहले कंसीडर कर चुके हैं, जो सॉइल होगी वो मेरी कैसी रहेगी, फुल्ली सैचुरेटेड रहेगी। कैसी रहेगी भाई, फुल्ली सैचुरेटेड सॉइल मेरी रहेगी। तो फुली सैचुरेटेड मतलब क्या होगा, सॉइल के अंदर सिर्फ वाटर होगा और क्या होगा, सॉलिड होगा। तो इसके अंदर जो डेंसिफिकेशन हो रहा है आफ्टर कंसोलिडेशन की मैं बात करूं, इसके अंदर क्या होगा,
और जो वॉल्यूम जो रिड्यूस होगा वो किसका होगा, वाटर का वॉल्यूम रिड्यूस होगा, क्योंकि जो कंसोलिडेशन होता है वो क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ वाटर की वजह से ही होता है। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ सैंड। देखो आपको दोनों ही सॉइल के अपन मेनली बात करते चलेंगे, सैंड और क्ले। सैंड और क्ले, सैंड को अपन कहते हैं कोहेजन लेस सॉइल, यानी कि उसके आपस में जो पार्टिकल्स हैं उनकी प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती है, वो अलग अलग पार्टिकल्स ही रहते हैं। क्योंकि क्ले पार्टिकल्स के अंदर क्या होता है, आपस में बॉन्डिंग होती है जिसको अपन कोहेसिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, कोहेजन होता है, उस कोहेजन की वजह से सॉइल क्या कहलाती है, अपनी कोहेसिव सॉइल कहलाती है। देखो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सैंड के अंतर्गत या फिर कोर्स ग्रेन सॉइल के अंतर्गत। तो देखो जैसे कोर्स ग्रेन जो सॉइल है, सैंड है, उसके अंदर में यदि 4 to 5% यदि मैं वाटर कंटेंट उसके अंदर ऐड करता हूँ, तो ये वाटर क्या करता है, सरफेस टेंशन या फिर कैपिलरी टेंशन इसके अंदर डेवलप करवाता है, जिससे जो वॉल्यूम ऑफ सैंड है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, और अब देखो जैसे ही अपन इसके अंदर वाटर किया तो इसके अंदर क्या होगा, सरफेस टेंशन जनरेट हो गया, तो ये एक दूसरे के सॉइल पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के पास आने लगते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सरफेस टेंशन हुआ है वो क्या कर देता है, इनको पास नहीं आने देता है। ये सॉइल पार्टिकल्स के अंदर थोड़ा भी वाटर होगा तो इससे क्या होगा, एक पूरे पार्टिकल्स के ऊपर क्या होने लगेगा, एक लेयर बना लेगा और उससे सरफेस टेंशन इसके अंदर जनरेट हो जाएगा। तो ये सॉइल पार्टिकल्स को आपस में पास आने नहीं देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को या फिनोमेना को अपन क्या कह देते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड। यानी कि अपन ने कोई भी एक सैंड लिया, उसके अंदर यदि 4 to 5% अपन क्या लेते हैं, यदि वाटर ऐड कर देते हैं तो उसका जो वॉल्यूम है वो 20 to 20 सरफेस टेंशन या फिर कैपिलरी टेंशन के द्वारा। ठीक है, तो ये बल्किंग ऑफ सैंड के अंतर, ये फिनोमेना को अपन क्या कह देते हैं, बल्किंग ऑफ सैंड अपन कह देते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन को कॉम्पैक्शन करना हो तो इन केस ऑफ सैंड द पोस्ट ग्रेन सॉइल अराउंड 45% वाटर कंटेंट, सरफेस टेंशन कैपिलरी टेंशन डेवलप एंड वॉल्यूम सैंड विल इंक्रीज। तो सबसे पहले अपन ने बात करी कि भाई इसका जो मान लिया कोई सॉइल है उसका जो ड्राई यूनिट वेट इतना है। ठीक है, जब इसके अंदर वाटर कंटेंट क्या है, मेरी 0 है। तो देखो जैसे जैसे अपन इसके अंदर 4 to 5% वाटर मैंने यदि ऐड किया, और वाटर में यदि ऐड कर रहा हूँ तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो यदि मैं यूनिट वेट की बात करता हूँ ग्राम, ये यूनिट वेट है वो क्या होता है भाई, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो अब क्या हुआ, 4 to 5% के अंदर इसका वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका यूनिट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में सैंड का जो वॉल्यूम है वो क्या होने लग जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। जैसे ही मेरी सॉइल क्या हो जाती है, कंप्लीटली सैचुरेटेड हो जाती है, इसके अंदर एयरबड्स खत्म हो जाते हैं, उसके बाद अगेन इसका यूनिट वेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होने लग जाता है। और आफ्टर दैट वॉल्यूम अगेन क्या होने लग जाता है, मतलब अब जैसे जैसे वाटर और ऐड करते जा रहा है और ऐड करते जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, और वॉल्यूम में तो इंक्रीज होता हुआ जा रहा है। तो उसके बाद में क्या हो जाता है, सॉइल का क्या हो जाता है भाई, ड्राई यूनिट वेट है वो कम होता हुआ चला जाता है। तो इसका वेरिएशन ऐसा है, सबसे पहले जो वॉल्यूम है क्या होता है, वॉल्यूम इसका बढ़ता है तो यूनिट वेट क्या हो जाएगा, ड्राई यूनिट वेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सैचुरेशन कंडीशन में अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, जितना ड्राई में है उतना ही सैचुरेशन कंडीशन के अंदर रहता है। फिर उसके बाद ड्राई ऑप्टिमम की मतलब वेट ऑप्टिमम की तरफ थोड़ा जाता है तो क्या हो जाता है, इसका ड्राई यूनिट बढ़ता है और उसके बाद में अगेन कम होता हुआ चला जाता है। ठीक है, तो in case of sand, coarse grained soil around 4 to 5% water content, surface tension will develop and volume of sand increase. फर्स्ट अपने किस पढ़ ही लिया था, एट द मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज द कैपिलरी टेंशन डिक्रीजेस। अब जैसे जैसे अपने क्या किया, मॉइस्चर कंटेंट को ज्यादा कर दिया, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जो टेंशन जो जनरेट हो रहा था 45% सबसे ज्यादा मैक्सिमम होता है, बल्कि के चांस से ज्यादा रहते हैं, वो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है और सॉइल गोज इनटू द डेंसर पैकिंग। तो अब क्या होता है, सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, देखो सरफेस टेंशन की वजह से सॉइल पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास नहीं आ पा रहे थे, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे के क्लोज आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसकी पैकिंग क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। इस तरह से सॉइल जो मेरी डेंसिफाई होना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो एट द वाटर कंटेंट इंक्रीज फर्दर कैपिलरी टेंशन इज रिमूव। और जैसे जैसे अपन ने वाटर को इंक्रीज करते हुए तो टेंशन की जो कैपिलरी टेंशन या सरफेस टेंशन जनरेट हुआ था वो क्या हो जाएगा, पूरी तरह रिमूव हो जाएगा। और उस कंडीशन के अंदर अपन को मैक्सिमम डेंसिटी प्राप्त होगी सैंडी सॉइल की। ठीक है, तो कम्प्लीटली अब जो अपन यदि कंपेरिजन करें तो जितनी इसकी ड्राई कंडीशन होती है उतनी ही कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन के अंदर इसकी डेंसिटी होती है। एंड सैंडी सॉइल हैव मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी एट ड्राई कंडीशन, कम्प्लीटली सैचुरेटेड कंडीशन नियर बाई द सेम। तो इसकी दोनों ही कंडीशन के अंदर ड्राई डेंसिटी हो क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल यानी क्ले की अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो कोहेसिव सॉइल के अंतर्गत जो आपस में जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, कोहेसिव फोर्स के द्वारा वीक इंटरलॉकिंग फोर्स होता है। अब इंटरलॉकिंग फोर्स है उसको पहले अपन को तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, so this interlocking can be broken, cannot be by vibration.
तो यदि देखो सैंड के अंदर अपन जब भी अपन कॉम्पैक्शन करेंगे तो अपन क्या करते हैं, वाइब्रेशन मेथड यूज करते हैं, जबकि क्ले के अंदर वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, इस सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स की जो इंटरलॉकिंग वो टूटती नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि अब क्यों नहीं टूटती है, क्योंकि सॉइल के पार्टी जो क्ले के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, चार्ज होते हैं, यानी उन पर पहले से ही चार्ज होता है, इस तरह से वो एक दूसरे से पकड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो जब भी अपन कॉम्पैक्शन करेंगे कोई ऐसी सॉइल के अंतर्गत, तो अपन क्या करेंगे, सी फुट रोलर यूज करते हैं। सी फुट रोलर जो अपन को डायग्राम के अंदर दिख रहा है, सी फुट, इसके अंदर मतलब क्या हो गया, इसके जो रोलर के जो टायर है वो क्या नुकीले होते हैं एक तरह से। ठीक है, जिससे क्या होगा, इसका जो कॉन्टैक्ट प्रेशर है भाई, अभी सीधी सी बात है, अपन को यदि इसके अंदर पहले से ही कोई इंटरलॉकिंग पहले से ही है, यानी क्ले पार्टिकल्स में आपस में पहले से ही बॉन्डिंग है। ठीक है, तो जैसे ही अपन इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा। लेकिन जैसे अपन को प्रेशर इंक्रीज करना है, तो प्रेशर इंक्रीज कैसे कर सकते हैं, यदि मैं कॉन्टैक्ट प्रेशर को क्या करने, कॉन्टैक्ट एरिया को कम कर दूं। यदि कॉन्टैक्ट प्रेशर मेरे को इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट एरिया को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से देखो अब अपन ने क्या करें, कॉन्टैक्ट प्रेशर को मतलब कॉन्टैक्ट एरिया को कम कर दिया, और एरिया कम हो गया तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए अपन सी फुट रोलर को अपन यूज करते हैं, जिससे क्या होता है, हाई कॉन्टैक्ट प्रेशर हो जाता है, जिससे सॉइल पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाते हैं और एक दूसरे के पास आके डेंस होने लग जाते हैं। ठीक है, देखो अब इसको जो अपन बात करते हैं कॉम्पैक्शन की, कॉम्पैक्शन के अंदर अपन सबसे पहले एक टेस्ट यूज करते हैं, इसको अपन कहते हैं प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट। क्या बोलते हैं भाई, प्रॉक्टर कॉम्पैक्शन टेस्ट, क्योंकि ये एक प्रॉक्टर ने दिया था। ठीक, तो प्रॉक्टर के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, एज पर प्रॉक्टर एक definite relationship exists between soil moisture content and dry density to which soil can be compacted। तो अभी कोई भी एक सॉइल है, यदि उसको अपन को क्या करना है, कॉम्पैक्ट करना है, तो अपन ये चाहते हैं कि वो मैक्सिमम ड्राई, मतलब उसकी मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट आ जाए। ठीक है, यानी मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट कोई भी सॉइल को अपन को फाइंड आउट करना है। तो जैसे कोई भी सॉइल है तो उसके अंदर सबसे पहले अपन क्या करते हैं, पहले कुछ मात्रा में वाटर ऐड करते हैं। ठीक है, उसके अंदर अपन क्या करते हैं, वाटर को सबसे पहले ऐड करेंगे, वाटर की परसेंटेज अपन धीरे धीरे वेरी कराएंगे। ठीक है, और हर एक वाटर कंटेंट के ऊपर अपन क्या देखेंगे, उसकी मैक्सिमम मतलब ड्राई डेंसिटी देखेंगे। तो पर्टिकुलर एक मॉइस्चर कंटेंट अपन को मिलेगा जहां पर उसकी क्या होगी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी रहेगी। उसके बाद यदि अपन फर्दर वाटर को ऐड करते हैं, ठीक है, तो उसकी क्या ड्राई डेंसिटी क्या होने लग जाती है, डिक्रीज होने लग जाती है। जैसे अपन ग्राफ को कंटेंट को इंक्रीज करते गए और ड्राई डेंसिटी इंक्रीज होती गई। ठीक है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने देखा कि यहाँ पर मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिली, उसके बाद में क्या, यदि अपन वाटर फर्दर ऐड कर रहे हैं तो उसके बाद में क्या होगी, इसकी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लगी। ठीक है, तो एट दैट पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट when the dry density is maximum, that moisture content is called optimum moisture content। तो ऐसी moisture content वो क्या कहलाती है, अपनी optimum moisture content कहलाती है। ठीक है, तो अपन भी अपन ये कोशिश करते हैं एज अ प्रॉक्टर दैट डेफिनेट रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन सॉइल पार्टिकल एंड कंटेंट ड्राई डेंसिटी व्हिच कैन बी compacted for a specific amount of energy applied onto soil, the one moisture content is found as optimum moisture content at the particular dry soil at a maximum dry density। ठीक है, तो कोई भी एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ क्या बात करते हैं, वही कोई हैमर का वेट हो सकता है, इसका नंबर ऑफ ब्लोज हो सकता है, वो अपन आगे टेस्ट के अंदर और डिस्कस करेंगे सिनेप्रोक्टर के अंतर्गत। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपन को सिर्फ इतना याद रखना है कि कोई भी एक सॉइल सैंपल है उसके अंदर यदि मैं वाटर को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, तो उसकी पहले तो जो मैक्सिमम ड्राई मतलब ड्राई डेंसिटी है वो इंक्रीज होती जाती है और एक पर्टिकुलर मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर मैक्सिमम हो जाती है। उसके बाद में यदि फर्दर अपन मॉइस्चर उसके अंदर ऐड करते हैं तो उसकी ड्राई डेंसिटी डिक्रीज होने लग जाती है, और जो जिस डेंसिटी जिस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर अपन को जो सॉइल है मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिलती है उसको अपन क्या कह देते हैं, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट अपन कह देते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो ड्राई डेंसिटी है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी किस किस का फंक्शन, मतलब सीधी सी बात डिपेंड कर रही है किस चीज का फंक्शन है। ठीक है, तो एक तो कॉम्पैक्ट एफोर्ट, कॉम्पैक्ट एफोर्ट मतलब क्या हो गया, अपन कितना उसके ऊपर वेट लगा रहे हैं, फिर किस इंटेंसिटी से अपन उसके ऊपर लगा रहे हैं। दूसरा हो गया सॉइल का टाइप कौन सा है। ठीक है, तीसरा हो गया किस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर है, और चौथा हो गया मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन। ठीक है, कौन सा मेथड अपन यूज कर रहे हैं, वाइब्रेशन मेथड यूज कर रहे हैं, रैंडम यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो भी मेथड है, तो इट कॉम्पैक्टिंग एफोर्ट इज इंक्रीज कॉम्पैक्टिंग एफोर्ट, कॉम्पैक्ट एफोर्ट मतलब क्या हो गया, अपन उसके अंदर एनर्जी को इंक्रीज करने, यानी कि उसका वेट, यदि कोई हैमर से अपन कर रहे हैं तो उसका वेट अपन यदि इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसकी जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी एंड मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी विल बी इंक्रीज। फर्स्ट केस में बात कर रहा हूँ जब मैंने क्या है कॉम्पैक्टिंग एफोर्ट कम लगाया है। ठीक है, तो मेरे को जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट है वो यहाँ पे मिली है। ठीक है, ओएमसी यहाँ मिली है और इसकी जो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिली है वो ये वाली। वही मैंने क्या कर दिया, उसको वेट को इंक्रीज कर दिया, तो अब क्या होगा,
कि कम मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर, ठीक है, वाटर कंटेंट की वैल्यू कम के ऊपर ही अपन को मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपन को मिल जाएगी। तो जितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट एफोर्ट रहेगा, ठीक है, उतनी जल्दी ही अपन को क्या मिलेगी, OMC मिल जाएगा और उसकी मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी अपन को मिल जाएगी, ठीक है। फिर अब बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ कॉम्पैक्शन के लिए। कॉम्पैक्शन करने के लिए कॉम्पैक्शन से अपन क्या निकालेंगे, एक रिलेशनशिप निकालते हैं मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले जो अपन टेस्ट करते हैं वो होता है अपना स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के अंदर अपन को क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए भाई, एक सिलेंड्रिकल एक मोल्ड होता है, ठीक है, इसके अपन सॉइल को फिल करेंगे। एक रैमर होता है, ठीक है, और इस रैमर को अपन इसके ऊपर मतलब रैमर से अपन क्या करते हैं, सॉइल को कॉम्पैक्ट करते हैं। तो ये जो हैमर है या फिर इसको अपन रैमर बोलते हैं, ये जो रैमर है, इस रैमर का जो वेट होता है, अपन बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट की, इसके अंदर जो रैमर का वेट होता है वो होता है 2.5 kg। और अपन इसको फ्री फॉल जो इसके ऊपर कराते हैं, यानी कि इस रैमर से अपन इसके ऊपर क्या करेंगे, फॉल कराएंगे। उसकी फॉल की जो हाइट होती है वो होती है 305 mm। और ये जो मोल्ड है, ये सिलेंड्रिकल जो मोल्ड है, इसका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम होता है 944 cc, यानी कि सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको अपन क्या करते हैं, ये सॉइल सैंपल इसके अंदर जैसे अपने पहली लेयर लिया, पहली लेयर फिल किया, उसके बाद 25 टाइम्स ब्लो करेंगे अपन इसके ऊपर इस रैमर से। उसके बाद दूसरी लेयर को फिल करेंगे, उसके बाद अपन 25 टाइम ब्लो करेंगे, उसके बाद तीसरी लेयर ब्लो करेंगे। इस तरह से अपन इसके ऊपर कॉलर लगा देंगे, उसके ऊपर से हटा देंगे, ठीक है। अब ये जो रैमर की मैं डायमेंशन की बात कर रहे हैं, रैमर की जो ड्रॉप तो हो गया, वो तो क्या होगा 305 mm। अब इस रैमर का जो एरिया होता है, ठीक है, इसका जो एरिया होता है वो कितना होता है भाई, 50 mm का एरिया होता है। इस मोल्ड की में डायमीटर की बात करें तो ड्राई उसकी 100 mm होती है, ठीक है। तो इसके अब यदि यहीं से अपन एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट का एनर्जी कैसे निकालेंगे, एनर्जी क्या होती है mgh, सीधा सीधा mgh इंटू कितने नंबर ऑफ ब्लो लगाए और कितनी लेयर के अंदर का लगाए अपॉन में वॉल्यूम कर देंगे, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो m क्या हो गया वेट, तो मास कितना है भाई रैमर का 2.5, g कितना हो गया 9.81, हाइट कितनी होगी भाई, कितनी हाइट से अपन इसका फॉल करवाया, तो ये क्या हो गया 0.035। नंबर ऑफ लेयर नंबर ऑफ ब्लोज कितने थे, ईच लेयर के अंदर 25 ब्लोज थे, लेयर कितनी थी 3, और टोटल वॉल्यूम कितना हो गया 944। तो इस तरह से अपन इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। और एनर्जी मान ली यहाँ से कितनी आई 594.24 किलो जूल पर मीटर क्यूब अपनी स्टैंडर्ड प्रोक्टर के अंतर्गत के आ गए, ठीक है। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, ये सॉइल को कॉम्पैक्ट कर लिया, उसके बाद में अपन क्या कर लेंगे, यहाँ से इसकी जो सॉइल है, सॉइल सैंपल को अपन ओवन के अंदर रखेंगे, उसका ड्राई यूनिट वेट निकाल लेंगे, पर्टिकुलर वाटर कंटेंट के ऊपर अपन को मिल जाएगा, ठीक है। फिर अपने आता है मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। अभी अपने स्टैंडर्ड जो प्रोक्टर सेम प्रोसेस होता है, मोल्ड साइज सेम रहता है, ठीक है। बाकी चेंजेस क्या होगा, एक तो हैमर का जो वेट है, जो रैमर का वेट वहाँ पर 2.5 kg था, उसकी जगह अपन क्या कर देते हैं, इसको 4.5 कर देते हैं, करते हैं। वहाँ जो 305 mm था, उसकी जगह अपन क्या ले लेते हैं 457.2 mm, तो वॉल्यूम सेम रहता है। अब एक नंबर ऑफ लेयर्स की बात करते हैं, वहाँ अपन 3 लेयर्स के अंतर्गत जो मोल्ड के अंदर सॉइल को फिल कर रहे थे, यहाँ पे अपन 5 लेयर्स के अंतर्गत क्या करेंगे, सॉइल को फिल करेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं एनर्जी इम्पार्टेड बताता हूँ मॉडिफाई प्रोक्टर में, तो सेम वही है, बस वेट इंक्रीज कर देना है यहाँ से और नंबर ऑफ लेयर इंक्रीज कर देनी है, ठीक है। और फ्री फॉल की ये कर दिया। तो अब यहाँ से जो एनर्जी आई वो कितनी आ गई 2695.10 kg। तो यदि अपन उसको उसके कंपेयर में करें, स्टैंडर्ड प्रोक्टर के कंपेरिजन में 4.5 टाइम्स ग्रेटर इसकी एनर्जी होती है। ग्रेटर एनर्जी की वजह से जो जो डायग्राम है अपना क्या होता है, जैसे मैं स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट के लिए बना देता हूँ, तो जैसे ये वाला डायग्राम बना, यानी कि इसके ऊपर ये ड्राई यूनिट वेट हो गया, ठीक है, ये अपना OMC आया। तो यदि अपन ने सेकंड वाला लिया तो इसके अंदर क्या होगा, कम मॉइस्चर कंटेंट के अंतर्गत अपन को क्या मिल जाएगी, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे अपन एनर्जी को बढ़ाते हैं तो क्या हो जाता है कि ड्राई डेंसिटी तो मैक्सिमम मिल जाती है और कम मॉइस्चर कंटेंट के अंतर्गत मिल जाती है, OMC वैल्यू क्या हो जाती है यहाँ से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये दो टेस्ट तो थे, स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट और मॉडिफाइड प्रोक्टर टेस्ट। इसको ही अपन ने क्या इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। जैसे अपन ने स्टैंडर्ड प्रोक्टर टेस्ट था, वहाँ पे जो वेट था वो वेट को अपन ने क्या कर दिया 2.5 kg की जगह क्या कर दिया 2.6 kg कर देते हैं। हाइट ऑफ फॉल जो वहाँ 305 mm थी, उसको अपन क्या कर देते हैं 310 कर देते हैं। वॉल्यूम ऑफ मोल्ड जो अपन वहाँ लेके चल रहे थे 944, उसकी जगह अपन यहाँ क्या लेते हैं भाई 1000 cc लेते हैं। वही 3 नंबर ऑफ ब्लोज हैं और 15 मिनट। वही एनर्जी अपन निकालना चाहें तो यहाँ से एनर्जी में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, 2.5 जो 2.6 ले लेंगे और फ्री फॉल की डिस्टेंस भी अपन थोड़ी सी इंक्रीज कर दी है। इसी तरह
मॉडिफाइड इंडियन स्टैंडर्ड टेस्ट भी आ जाता है, जहाँ अपन 4.5 ले रहे थे वहाँ अपन 4.9 ले लेंगे, यहाँ 457 ले रहे थे फ्री फॉल, वहाँ अपन क्या ले लेंगे 450 ले लेंगे, वॉल्यूम अपन ने 944 कर दिया है, वही 5 लेयर हैं और इस तरह से भी अपन निकाल सकते हैं वही एनर्जी। यदि इनका अपन रेशियो की बात करें तो क्या हो जाता है 4.55 हो जाती है, वहाँ 4.5 बनती है जो इन दोनों की जो स्टैंडर्ड फैक्टर और मॉडिफाइड फैक्टर के अंदर जो एनर्जी का रेशियो था, और यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड हैवी कॉम्पैक्शन और इंडियन कॉम्पैक्शन टेस्ट में एनर्जी का क्या हो जाता है रेशियो 4.55 इवन रहता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि भाई ये जो मैक्स ऑफ ड्राई डेंसिटी अपन को क्यों मिल रही थी पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसके लिए अपन दो थ्योरीज पढ़ते हैं, तो लेंस थ्योरी पढ़ते हैं और एक अपन लुब्रिकेशन थ्योरी पढ़ते हैं। ठीक है, तो लुब्रिकेशन थ्योरी क्या कहती है, जो ग्राफ अपना इस तरह का बनता है वो क्यों बनता है। ठीक है, तो एट द लोअर वाटर कंटेंट सॉइल इज स्टिफ एंड ऑफर रेजिस्टेंस टू कॉम्पैक्शन, यानी कि जब भी वाटर कंटेंट इसके अंदर कम रहता है, यानी कि तब क्या होती है सॉइल मेरी स्टिफ कंडीशन के अंदर होती है, और जब अपन उसको कॉम्पैक्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक रेजिस्टेंस देती है, सॉइल खुद रेजिस्ट करती है। जैसे जैसे अपने क्या किया मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज किया तो उसकी वजह से क्या होगा लुब्रिकेशन इफेक्ट आ जाता है, यानी कि उस सॉइल को क्या मिल जाता है लुब्रिकेशन मिल जाता है, यानी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाता है वहां से कम हो जाता है, और सॉइल वो इजीली एक दूसरे पार्टिकल्स के बीच में क्या होने लग जाती है स्लाइड करने लग जाती है, स्लाइड करके वो क्लोजर पैकिंग के अंतर्गत जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, वो क्या क्लोज पैकिंग के अंतर्गत जाना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, अब जैसे जैसे अपन क्या मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके क्लोज होने की जो पैकिंग की प्रोसेस चलती है वो ओएमसी तक चलती है। जैसे अपन ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बाद जाते हैं तो जो वाटर है वो खुद स्पेस को क्या करने लग जाता है ऑक्यूपाई करने लग जाता है, यानी कि वो उसकी वजह से वॉल्यूम बढ़ने लग जाएगा। अब जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा तो डेंसिटी ऑलरेडी क्या होने जाएगी ऑटोमेटिकली डिक्रीज होने लग जाती है। ठीक है, तो ये लुब्रिकेशन थ्योरी कहती है। इसी की तरह अपनी लैम्स थ्योरी भी है। लैम्स थ्योरी क्या कहती है कि एट लोअर वाटर कंटेंट डबल डिफ्यूज लेयर कैन नॉट कंप्लीटली डेवलप। डबल डिफ्यूज लेयर क्या होती है कि कोई भी जो सॉइल पार्टिकल क्ले पार्टिकल्स हो गए, ठीक है, उनके बीच में क्या होता है जो उसके जो एंड है एंड में पॉजिटिव चार्ज होता है और साइड के अंदर क्या होता है माइनस चार्ज होता है, उसके बीच में भी हाइड्रोजन का एक अपन वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे पार्टिकल हाइड्रोजन की पॉजिटिव बॉन्डिंग है वो पॉजिटिव नेगेटिव से टच में रहती है। ठीक है, तो उनके बीच में जो नेट अट्रैक्टिव जो फोर्स है, ठीक है, पहले उस डबल डिफ्यूज लेयर्स में कंप्लीटली नहीं बन पाता है, तो जैसे अपन और वाटर को इंक्रीज करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या रहता है इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, अब डबल डिफ्यूज लेयर में यदि वाटर कंटेंट पहले कम रहती है तो क्या होता है जो अट्रैक्टिव जो फोर्स है उसको मूवमेंट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी रहती है। जैसे वाटर में इंक्रीज किया डबल डिफ्यूज लेयर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है और रिपल्सन इंक्रीज होने लग जाता है। ठीक है, रिपल्सन इससे इंक्रीज हो जाता है और फिर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के क्या होने लग जाते हैं एक दूसरे के क्लोज आने लग जाते हैं। ठीक है, अब एक जो पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज आने लग गए इसका मतलब क्या हो गया उसकी डेंसिटी बढ़ने लग जाती है। ये प्रोसेस भी ओएमसी तक ही कंटिन्यू होता है, ओएमसी तक ये डबल डिफ्यूज लेयर है कंप्लीटली डेवलप हो जाती है। बियॉन्ड द ओएमसी वाटर स्टार्ट ऑक्यूपाइंग द स्पेस, अगेन वही सेम रीजन, उसके बाद क्या होता है वाटर अलग से स्पेस लेना स्टार्ट कर देता है, इससे वॉल्यूम बढ़ जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाएगा तो अगेन क्या हो जाएगी उसकी ड्राई डेंसिटी है, ड्राई डेंसिटी क्या होने लग जाती है रिड्यूस होने लग जाती है। ठीक है, तो ये अपन ग्राफ के एक्सप्लेनेशन के टर्म में अपन पढ़ सकते हैं। अब अपन बात करते हैं थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी क्या होती है, जीरो ईयरवर्ड्स लाइन क्या होती है। ठीक है, तो देखो अपन ने कॉम्पैक्शन से पहली वाली कंडीशन अपन को दिख रही है और सेकंड वाली दिख रही है। ठीक है, तो बिफोर कॉम्पैक्शन सॉइल इज पार्शियली सैचुरेटेड। ठीक है भाई, एयर है वाटर है सॉलिड है, यदि अपन मान लेते हैं कि जैसे क्या हो गई सैचुरेटेड हो गई, और सैचुरेटेड कैसे हुई है अपन ने इसके अंदर वाटर को ऐड नहीं किया है, इसके अंदर अपन ने वाटर को ऐड नहीं किया है, जो पूरी एयर है वो एक्सपेल हो गई, यानी कि एयर पूरी तरह से बाहर हो गई। ठीक है, तो इस तरह से अपनी क्या है सॉइल अपनी क्या होगी फुल्ली कॉम्पैक्टेड हुई है, यानी ये अपनी से क्या हालांकि ये ऐसा प्रैक्टिकल कंडीशन में है पॉसिबल नहीं है कि पूरी तरह से जो जो ईयर वर्ड्स पूरी तरह से बाहर हो जाए। ठीक है, तो उसी के रेशियो को अपन यहाँ पे भाई जब पूरी तरह से क्या हो गए वाटर रिमूव हो गया तो जो ईयर वर्ड्स की लाइन हो क्या हो गई जीरो हो गई। ठीक है, ईयर वर्ड्स लाइन क्या हो गई जीरो हो गई, तो जो जीरो ईयर वर्ड्स लाइन है वो क्या हो गई अपनी 100% सैचुरेशन वाली कंडीशन ही हो गई। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी के ऊपर अपने ग्राफ देखने जैसे पहले अपने कॉम्पैक्टिव जो एफर्ट तो कम लगाया तो ओ एम सी बढ़ जाएगी, उसके बाद ओ एम सी यहाँ आ जाएगी, उसके बाद ओ एम सी अपनी यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो इन पॉइंटों को मिलाने के बाद में अपन क्या मिलती है मैक्सिमम ये जीरो ईयरवर्ड्स लाइन मिल रही है। ठीक है,
तो फॉर गिवन ए वाटर कंटेंट 30 का मैक्सिमम डाई डेंसिटी साइड टू बी अचीव इन दैट सिचुएशन व्हेन नो एयर वर्ड्स आर लेफ्ट, यानी कि 30 का मैक्सिमम डाई डेंसिटी कब पॉसिबल है, जब उसके अंदर पूरी तरह से एयर वर्ड्स रिमूव होता है। ठीक है, तो मैक्सिमम डाई डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करें तो क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 + तो ई जो है वर्ड से उसको क्या लिख सकता है, डब्ल्यू जी अपॉन एस। और सैचुरेशन जो 0 एयर वर्ड्स का मतलब क्या हो गया, जो सैचुरेशन है वो क्या हो गया, 1 हो गया। तो एस की वैल्यू मैंने क्या कर दी, 1 पुट कर दी। इस तरह से मैं गामा डी का फॉर्मूला अपन निकाल सकते हैं सीधा ही। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ड्राई डेंसिटी हो गई। ठीक है, अब देखो इसकी अपन बात करते हैं कि फॉर ए गिवन वाटर कंटेंट थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी सेड टू बी अचीव सिचुएशन व्हेन नो एयर वर्ड्स, यानी कि थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी तब कह सकते हैं जब सॉइल के अंदर कोई भी एयर वर्ड्स नहीं बचे। ठीक है, बट दिस इज नॉट सेम टू सैचुरेशन व्हेन वाटर कंटेंट इज इंक्रीज इन मेक ऑयल सॉइल सैचुरेटेड। ये कंडीशन उस कंडीशन के इक्वल नहीं है जिस कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, एयर वर्ड्स है उसको पूरी तरह से रिमूव करते हैं बाई पोरिंग द वाटर इन दैट सॉइल। ठीक है, तो इट इज द मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम गिवन सॉइल एट ए गिवन वाटर कंटेंट बाय अप्लाइंग कॉम्पैक्शन। ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम ड्राई यूनिट वेट है वो कौन सी कंडीशन के अंतर्गत है, जो अपन ने उसके अंतर्गत कॉम्पैक्शन को अप्लाई किया है। ठीक है, जबकि दूसरे केस का अपन बात करते हैं, इट इज कॉल्ड थ्योरेटिकल बिकॉज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू मेक एयर वर्ड्स इक्वल टू 0। तो ऐसा थ्योरेटिकल पोजीशन में ऐसा नहीं हो सकता है कि पूरे जो एयर वर्ड्स है उनको रिमूव कर दिया जाए या फिर 0 कर दिया जाए। ठीक है, अब अपन दो केस लेते हैं जिसके अंदर देखो, एक पहला जो केस है उसके अंदर क्या है, 100% सैचुरेशन एंड 0% एयर कंटेंट। ठीक है, दैट कंडीशन इज फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन इज 100% सैचुरेशन एंड एयर वर्ड्स इज 0। ठीक है, तो एयर कंटेंट और एयर वर्ड दोनों वर्ड में अलग अलग यहाँ पे यूज लेके चल रहा हूँ। ठीक है, हाँ जी, ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन में अपन बात कर रहे हैं जब एयर कंटेंट मेरा क्या है, 0 है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने गामा डी का जो फॉर्मूला था GRW 1 + WG अपॉन एस, या फिर ई की टर्म को अपन ने ई को रिप्लेस कर दिया यहाँ, ई इक्वल टू क्या लिख दिया है भाई, ई इक्वल टू लिख दिया WG/S। ओके, तो इफ सैचुरेशन इज 1 यानी 100% सैचुरेशन मतलब क्या होगा, एस वैल्यू इज 1, देन GW दिस इक्वल टू दिस। अब सेकंड केस इज AC इक्वल टू 1। इफ AC इक्वल टू 1 दैट मींस the S equals to 1 minus AC and AC equals to 0, the S equals to 1, then 100% saturation line is airborne current are same line. Okay, now second case, if 100% saturation is S is 1, that is a simple case like that. If Na equals to 0, ठीक है, तो Na मतलब air words, so in this formula Na equals to 0, then 1 minus GRW, that condition is also same. That means 100% saturation line and 0% air content are same, and 100% saturation line and 0% air words are same. But if 90% saturation and 100% air 10% air content line is here, then S equals to 0.9. So gamma GW WG 1 + E. Okay, now AC equals to 0.1. If saturation is 0.9, that means AC equals to 0.1, because S plus AC equals to always 1. Degree of saturation plus air content जो होता है हमेशा क्या होता है, तो यहाँ से तो क्या है, सेम फॉर्मूला डेवलप हो रहा है। दैट मीन्स 100% सैचुरेशन लाइन और 10% एयर कंटेंट लाइन इज सेम, बट 90% सैचुरेशन एंड एयर वर्ड्स, नाउ एस इक्वल्स टू 0.9 एंड परसेंटेज एयर वर्ड्स। अब एयर वर्ड्स की मैं बात करता हूँ, एयर वर्ड्स कितना हो गया अपना 0.1। यदि मैं वैल्यू यहाँ पे 0.1 पुट कर रहा हूँ तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.9 GRW। तो दिस वैल्यू और दिस वैल्यू नॉट सेम, दैट मीन्स 100% सैचुरेशन लाइन, सॉरी 90% आ गए हैं, 90% saturation line and 10% ear wash line not the same. ओके, तो यदि 100% सैचुरेशन और 0% एयर वर्ड्स की बात करता है तो वो सेम है, लेकिन वही यदि अपन एक स्टेटमेंट में 90% सैचुरेशन है या फिर 10% एयर वर्ड्स है तो वो दोनों सेम नहीं, क्योंकि दोनों की वैल्यू अलग अलग आ रही है उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 0 एयर वर्ड्स, कंक्लूजन क्या निकला कि 100% सैचुरेशन लाइन एंड 0% एयर कंटेंट्स आर सेम, 100% saturation and 0 earwords lines are also same, but the 90% saturation line and 10% air contents are तो same, but ये केस याद रखना है, 90% saturation line को अपन 10% earwords line are not same। ठीक है, यहाँ पे 10 आएगा, 10% earwords line are not same. Okay, now a numerical discussion on that Proctor test. In a standard Proctor test,
in a standard proctor test, and the soil sample was filled in a mold of 944 cc. After compaction, a soil sample weighing 23 gram was taken from the mold and oven drying. The dry weight of sample is 20 gram. Specific gravity is 2.7. Find out the theoretical maximum dry density of sample at above water content. ठीक है, तो वाटर कंटेंट जो अपन को दिया हुआ है कि 50% वाटर कंटेंट के ऊपर अपन ने टेस्ट किया, तो वाटर कंटेंट अपन कैसे निकालते हैं भाई? जब वाटर कंटेंट निकालने के लिए कैसे सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे अपन को मॉइस्ट वेट दे रखा है 20। अपन ने जो सैंपल था उस अपन जो सॉइल लिया उसका जो मॉइस्ट वेट था वो तो क्या था 23 ग्राम। ड्राई वेट क्या हो गया 20 ग्राम। तो वेट, हाँ वेट ऑफ वाटर क्या हो गया भाई 3 ग्राम। वेट ऑफ वाटर 3 ग्राम और ड्राई वेट क्या हो गया 20। तो अपन ने यहाँ से निकाल लिया मॉइस्चर कंटेंट दैट इज 0.5 या फिर 15% अपन कह सकते हैं। लेकिन गामा डी मैक्सिमम थ्योरेटिकल की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला क्या होता है GRW WG + S। ओके, तो इस थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की बात करते हैं यानी सैचुरेशन लेवल क्या हो गया 1, एस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये मैक्सिमम इसकी ये तो उसी केस के अंदर अपन कर सकते हैं जब थ्योरेटिकल मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी की अपन ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कीजिएगा और ये क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, इसके नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन दोनों ही क्वेश्चन को अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। Is the well-graded gravel, well-graded sand, low plasticity silt, intermediate plasticity silt, highly plastic silt, low plasticity clay, intermediate plastic clay, and so on. So here is a graph between the dry density and moisture content. So here we see that in case of coarser soil and well-graded soil, the maximum dry density is achieved at lower water content. That graph is clearly show that like that. First we discussed the first graph, that is a well-graded gravel. In this case the maximum dry density is very large and the moisture content is very less. So here we discussed that if you go to from finer soil, the moisture content OMC is increasing and the maximum dry density is lower. Type of soil we are discussed here. The coarse-grained well-graded soil can be compacted to high dry density because all the particles are available. Because जब we are discuss about the coarse-grained soil or well-graded soil, in this case, what about the well-graded soil? The well-graded soil is that type of soil if we have all size of particle in that particular soil, that is soil is well-graded. And we discuss about the poorly graded soil. That means a soil have certain amount of fixed particles and we have not sufficient quantity of some special size particle, that is gap graded soil. And same cases at we are go about the plasticity. If the plasticity of the soil is increased, the dry density is also decreases. For example, well graded sand or silty sand and soil B is the silty sand, so then A is the compacted to the greater extent. So here we discuss these soils and show the relationship between the maximum dry density and the OMC contains. So what is the effect of compaction on the soil properties? We have discussed the different properties of soil. Before compaction and after compaction, what is the change in that properties? Firstly, we discuss the property of structure. What is the structural change in the soil particles? So first is structure. If we are discuss about the dry to optimum, that means we are discuss in case of left side of the OMC. Here the water content is less than OMC. So here the soil structure is flocculated. What is the flocculated? If the soil particles are arranged face to end to face, this type of structure is called flocculated. If we discuss in dry to optimum of left of optimum, that structure is flocculated. And we discuss about more than, we discuss about when the water content is more than OMC, that case the structure to be transformed flocculated to dispersed structure. Okay, second property we discuss permeability. If we discuss about the permeability, so what is the permeability? In experimental analysis, it has been observed that
the minimum permeability is just above the OMC at the water content where the OMC, the water content is greater than just OMC. That case the soil have minimum permeability. If we discuss about the isotropic or anisotropic soil, the permeability horizontal is always greater than to the uh, vertical direction. The permeability horizontal direction is greater than the vertical direction because the soil have a find a specific path to flow. So here the minimum permeability is just wet side of the optimum. Whenever the water permeability is more in dry soil also, and the minimum permeability in that case of OMC just greater than the OMC. Next property is compressibility. If we discuss at low stresses, if we apply the low stresses, then the dried optimum the compressibility is less, in wet optimum the compressibility is high. In case of high stresses, the dry optimum, dry optimum means left side. We are discuss about left side OMC, or if we talk about the wet optimum, then we talk about the when the water content is greater than OMC. So at low stresses, bond is flacculated, structure cannot be broken. If we apply is low stress on a soil, then the structure that we are discussing first property, the flacculated structure can't be broken, and soil and remains same as flacculated structure. But when we apply the high stresses, then the structure to be broken and the structure to be converted into a dispersed structure. Next property is swelling. In case of left of the optimum or dry to optimum, the swelling is high, but when the we are going goes to wet of optimum of right of the optimum, then the swelling is low. Due to large void in a fluctuating structure, soil can absorb more amount in the water. We see if we see that the soil have less than OMC, then soil structure is fluctuated, and fluctuated structure have more voids as compared to dispersed soil. That's why we say that due to the large voids and fluctuated structure, the soil can absorb more water than water. Next property is shrinkage. In case of dry optimum, the shrinkage is low, or in wet to optimum, the shrinkage is high. In the right of the optimum, high quantity of water is present, so that and the shrinkage is high. Next, we discuss strain curve. In case of dry soil, we assume that soil is a brittle. In case of wet optimum, the soil is just like we have ductile soil. So fluctuated structure can take more amount of stresses than the graph is shown that the figure, because they the dry optimum the stress is more and strain is less. In case of wet optimum, the stress is more and stress is less and strain is more, because it goes to fluidity or ductility of the type. Second, last is sensitivity. The sensitivity of the dry soil is more, dry optimum is more as compared to the wet optimum and less, because the flocculate structure more sensitive, because it loses the more amount of strength in remolding. Next property of construction of pore pressure. In case of dry, the pore pressure is low, and in case of wet, it is high. Now we discuss about the important results of the compaction. So construction of core earthen dam, the core of earthen dam compact is done is just wet side of optimum to reduce permeability, because we want here the water is not seep from the core of the earthen dam, so we need to decrease the permeability of the soil. So when the permeability is minimum, it's just wet side of the optimum. Second, homogeneous earth slab. If we are built a earthen dam of a homogeneous earth, homogeneous all soils is same type, then it is compact to dry side to optimum, achieve higher strength, because here we need the higher strength. By compacting dry side of optimum pore, water pressure is built up to, and the strength is more. So that's why for homogeneous earth dam we are compacted the soil to the dry side only. For subgrade of pavement, we adopt the compaction of wet side of optimum due to volume changes are limited. Here, if we discuss about the subgrades, here these are the layers of any road. First is subgrade, that is soil, subbase course, base course, binding course, or surface course. Here, prime course is the first course about the binder course, and after that we add a tag code between the surface course and binder course also.
Here is some compaction equipments that are well known rollers. First is C-foot roller. What is the C-foot roller? If the contact pressure is decreases, if the contact pressure is decreases, and then the pressure intensity is high, or that rollers are used mainly for cohesion. Sorry, these rollers are used only for clay soil, because in case of clay we need high pressure. So when these rollers are projected, and then the contact pressure area is less, so this is suitable for cohesive soil, not for cohesionless soil. Second is damping roller. Damping compared high speed non vibrating roller, it is effective for all soil except sand or soft clay, because for except sand we are required a vibrator, and for soft clay uh, we need C-foot roller. The vibrating rollers are useful for sandy soil or gravel. The amplitude of vibration control the effective lag which vibration has to be transmitted. Also some other type of roller are also there, like first is smooth drum vibratory roller. They are create three type of pressure. First is pressure, second is impact, and third is vibration. They are effective in granular material with the particle size ranging from large rock to fine sand. Mainly the smooth drum roller are used move for fine to large rocks. And last is a pneumatic tire roller. Next is pneumatic tire roller. This is the pneumatic tire roller. This is suitable for coarse and fine soil, not suitable for very soft, because very soft for clay soil we need that type of roller when the pressure is intensity high, because between the particles, clay particles, it has present a cohesive force. So break the cohesion we need high pressure. That's why we use C-foot roller for especially soft clays. uh, Here is a pneumatic roll. These are applied kneading effect of compact soil and used to proof roadway fabricating air files. This is mainly used for silty sand. Next is manually operated vibrator plate used for large unit, not for visual suitable for coarse soil. Next is manually operated rammer compactor. These are self-propelled rammers we use to lift thickness above small 3 to 4 inches. For small areas, we use that type of rammers. Next is tamper and rammers. These are suitable for all type of soil, but this is used for in congested area where we can't use the some machinery or other rollers. Okay, this is the compaction. Now we start the effective stress or capillary